हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इस वीडियो के अंदर 11 इडियम है और उनको मैं ट्रिक से आपको समझाऊंगा। आज के बाद आप सच में कभी भी इन 10-11 जो भी इडियम्स फ्रेजेस हैं, इनको आप कभी नहीं भूल सकते विद ट्रिक के साथ में। आपने कल बोला था सर आप वन वर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, इनको आप शुरुआत करिएगा जो भी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अब वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले रखा है और 11 ले रखे हैं, जिनमें से एक मैं आपसे पूछूंगा मतलब 10, और 10 में से 10 आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, और ये सवाल है आप सभी के लिए, इसे आप बताएंगे सोच करके कि टू, ये लिखा है टू क्राई वोल्फ। टू क्राई वोल्फ का मतलब क्या होता है? टू गिव फॉल्स अलार्म। अब यहाँ पर एक समझिएगा, क्राई का मतलब होता है शोर मचाना या चिल्लाना, और वोल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। आपको पता है ना, जब भेड़िया चिल्लाता है, आवाज़ मचाता है, शोर मचाता है, तो आपको पता है वो जो संदेश देता है वो कैसा देता है? एकदम गलत देता है, एकदम झूठा संदेश देता है। यानी कि अगर आपको पता है खेत में अगर भेड़िए की सूचना, भेड़िए की आवाज़ आ रही हो, तो आप जान सकते हैं कि वो भूखा है और वो किसी हेल्प नहीं मांगना चाहता, वो जस्ट किसी को बुलाना चाहता है कि अब मैं रो रहा हूँ और आप आ जाइए मेरी मदद करने के लिए। लेकिन आप सबको पता होगा भेड़िया बहुत चालाक होता है, तो इसलिए वो जो सूचना दे रहा है वो कैसी है? गलत है। तो याद रखना, कभी भी अगर भेड़िया चिल्लाएगा तो जाहिर है वो कोई ना कोई गलत सूचना आपको जो है वो देगा, वो बिल्कुल सही सूचना नहीं दे सकता। ठीक है, तो भेड़िया से उसकी जो फितरत होती है उससे आप सब वाकिफ़ हैं, और आप सबको पता होगा कि वो कुछ ना कुछ मतलब फाल्स से ही संबंधित तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो टू गिव फाल्स अलार्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने टेस्ट भी ले रखा है, देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से देखो, मैंने टेस्ट बनाया हुआ है, तो नीचे टेस्ट लगाएंगे और सभी आपको याद आ जाएंगे। एक और यहाँ पर ले रखा है और वो है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि ऐसा विजेता, यानी अप्रत्याशित विजेता जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी कि ये बंदा ये इस काम को कर सकता है, ये इसको जीत सकता है, और वो जीत जाए, उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स। याद ऐसे करिएगा, एक हॉर्स है यानी कि एक घोड़ा है, तो यहाँ पर जो घोड़ा है वो कैसा है बताओ? वो डार्क है। कैसा है? डार्क है। ठीक है, बिल्कुल अंधेरे में है, वो घोड़ा दिखाई ही नहीं पड़ रहा क्योंकि वो डार्क है, एकदम अंधेरे में है, ना ही उजाले में। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक घोड़ा था और वो जो है अंधेरे में था, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब दिखाई नहीं दे रहा तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जीतेगा कि हारेगा? और वो अचानक से बाहर निकल कर के आ गया। तो आप ऐसे अपने माइंड में इमेजिनेशन करिएगा कि एक घोड़ा था अंधेरे में, वो आपको नहीं दिख रहा था, तो आप नहीं बोल सकते कि वो जीतेगा या फिर हारेगा। और वो अचानक से बाहर निकल कर के आ गया, और वो आप जान सकते हैं, और वो रनिंग को, रेस को उसने जीत लिया। जाहिर है जब वो अंधेरे से बाहर उजाले की तरफ आएगा तो कुछ ना कुछ एक अनएक्सपेक्टेड ही करेगा। तो ऐसे करके आप याद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। आगे देखिएगा, आगे एक और सवाल यहाँ पर लिखा है कि ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या होता है? ड्रॉ अ लाइन, सपोज करो मैंने एक लाइन खींच दी। ड्रॉ अ लाइन मतलब सेट अ लिमिट, एक लिमिट आप बांध रहे हैं, एक लिमिट बांध रहे हैं, उसे बोलते हैं ड्रॉ अ लाइन। सपोज करिएगा जैसे सीता माता थी, लक्ष्मण जी, आपको पता है लक्ष्मण जी ने सीता माता जी के लिए, आपको पता है ना कि एक ड्रॉ अ लाइन कर दिया था, शटर लिमिट, कि आप इसे जो है क्रॉस मत करिएगा, अदरवाइज कुछ गलत हो जाएगा। तो वैसे ही आप जान सकते हैं कि अगर कोई आप लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जाहिर है कुछ ना कुछ एक लिमिट होती है। एक बात बताइएगा, खेत में भी तो एक ड्रॉ लाइन होती है ना, मतलब ये तुम्हारा खेत है, ये मेरा खेत है, ये राम का है और ये श्याम का है, तो ये भी तो एक ड्रॉ लाइन है ना। मतलब दोनों के बीच में एक लिमिट हो गई कि एक दूसरा बंदा एक दूसरे के ज़मीन में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो वही होता है ड्रॉ अ लिमिट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ड्रॉ अ लिमिट, या सॉरी ड्रॉ अ लाइन मतलब सेट अ लिमिट। ठीक है, मर्यादा तय कर देना उसे बोलते हैं। आगे बढ़ जाएगा, आगे है ब्रिंग होम, यानी टू कन्विंस करना। टू कन्विंस का मतलब होता है किसी को समझाना। अब यहाँ पर मतलब समझिएगा, टू ब्रिंग होम का मतलब होता है, ब्रिंग माने लाना और होम माने घर, यानी घर 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 को लाना। सपोज़ करिएगा कि एक बंदा है और अपने मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा करके माँ बाप ने उसको डांट दिया और वो घर से बाहर निकल गया।
ठीक है, तो अब जायज़ है कि जब वो नाराज़ हो गया है तो उसको घर लेके आएंगे, मतलब ब्रिंग होम करेंगे, घर लाएंगे उसे। तो जाहिर है घर लाएंगे तो वो ऐसे तो नहीं आएगा भाई, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि बेटा कोई बात नहीं, मम्मी पापा हैं, आपने मिस्टेक किया इसलिए उन्होंने आपको जो है डांट फटकार लगाया। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ब्रिंग होम, घर के लिए लाना मतलब जायज़ है, उसे आप समझाएंगे, ठीक है, कि आपने गलती किया था, उसे रियलाइज़ होगा, उसके बाद वो घर आ जाएगा आराम से। तो धीरे धीरे जब आप कहानी रिलेट करेंगे तो जाहिर से आपके माइंड में एकदम 101% बैठ जाएगा। अभी टेस्ट लगाएंगे तो आपको सारी कहानियाँ याद आने लग जाएंगी। आगे बढ़ जाओ, 5वां नंबर, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। कट नो नाइस मतलब होता है टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। इसका मतलब क्या होता है सर जी हिंदी में? इसका मतलब होता है एक तरह से कोई असर नहीं होना, कोई असर नहीं, यानी टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। कट यानी कि अब देखो इसे थोड़ा हल्का हल्का ऐसे करके याद करो, जैसे ये लिखना है कट, पहले आप इसे पढ़ो। कट माने काट दिया, और काटा आपने ऐसा कि जिसका नो नाइस, यानी कि कोई भी अच्छे तरीके से आपने नहीं काटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इम्प्रेशन एकदम फेल हो गया, इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा था, ठीक है। तो टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, इम्प्रेशन जमाने में एकदम फेल हो गए। सपोज आपका इंटरव्यू था, आप किसी नौकरी के लिए गए और वहाँ पर आपने आपसे कुछ काटने के लिए दिया कि भाई इसे आप काटो और आपका नौकरी लग जाएगा। तो आपने काटा कट, लेकिन नो नाइस, आपने अच्छे तरीक़ा से नहीं काटा। अब जब अच्छी तरीक़ा से नहीं काटेगा तो जायज़ है भैया कि आपका जो इम्प्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, आप उसमें फेल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कट नो नाइस का मतलब क्या होता है। आगे देखो, ईगल आइड, यानी कि ईगल आइड मतलब बाज जैसी आँखें। इसका मतलब होता है विद कीन आई साइट, यानी कि बड़ी अच्छी एकदम मस्त वाली नज़र, यानी तेज़ नज़र वाला, तेज़ नज़र आना, या फिर किसी की बहुत अच्छी नज़र होती है, साइट होती है, उसको बोलते हैं ईगल आइड। कहते हैं ना आपकी तो भैया ईगल आइड है, आप एकदम, वो पर्सन तो बड़ा ईगल आइड है, मतलब बहुत अच्छी नज़र है उसकी, काफ़ी दूर तक देख लेता है। सपोज़ करो जब ईगल माने क्या होता है, बाज, और उसकी आँखों के बारे में बात की जा रही है, मतलब समझिएगा आकाश के अंदर बाज उड़ रहा है, और बाज के बारे में एक कहावत है कि वो नीचे अगर कितना भी हाइट से अपने जो उसका लक्ष्य होता है, जो उसका टारगेट होता है, जिस चीज़ को उसे खाना होता है, लगता है कि ये उसके खाने लायक है, उसे वो बहुत ऊंचाई से देख लेता है, पहचान लेता है। मतलब उसकी जो आई है वो कैसी है, ईगल आइड है, मतलब बाज की जैसी आंख होनी चाहिए, मतलब विद कीन आई साइट, बड़ी अच्छी, बहुत पैनी, बहुत काफ़ी दूर तक शार्प उसकी साइट है, काफ़ी दूर तक देख सकती है। तो ईगल आइड का मतलब क्या हो जाएगा, एक बड़ी अच्छी आंखों को बोलते हैं ईगल आइड। क्लियर है? आगे देखिए 7वां, ये आप याद करते जाइएगा, सभी के सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। एगॉन, एगॉन का मतलब होता है टू इंस्टिगेट करना और प्रोसीड फर्दर। अब आप समझिएगा एगॉन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे समझो किसी को आप ऑन कर रहे हैं, यानी किसी को आप चालू कर रहे हैं, और एगॉन का मतलब हो गया आप अंडे को चालू कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है टू इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, किसी को उकसाना। अब ऐसे समझिएगा, सपोज करो एक ये कैन है और एक पात्र है और उसमें 2 अंडे हैं, और जब इनको बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो आपको ये समझ में आता होगा कि बॉईल करने पर क्या होता है कि एक एग जो होता है उसमें हलचल चालू हो जाती है, ठीक है। स्विच ऑन किया जैसे ही आपने गैस को, टर्न ऑन किया, वैसे ही एगों के बीच में, अंडों के बीच में हलचल चालू हो जाती है। तो मतलब ऐसे समझो जब आप एग को ऑन कर दोगे, उसे जब आप चालू कर दोगे, उसे जब आप बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, तो वो एक तरह से एक दूसरे को उकसाएगा, ठीक है। जैसे वो क्या है, एक तरह से फड़फड़ाएगा, एक तरह से वो डांस करने लग जाएगा। तो एगोन का मतलब होता है इंस्टिगेट करना किसी को, यानी उकसाना, कि भाई देखो मैं भी गर्म हो रहा हूँ, मैं भी बॉयल हो रहा हूँ, आप भी बॉयल हो जाओ। तो एगोन का मतलब होता है इंस्टिगेट करना। क्लियर है? याद हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है ग्रास विडो। और ग्रास विडो ये कई बार रिपीट हुआ है, तो सभी मैंने अच्छे ही जानबूझ के लिखे हुए हैं। ग्रास विडो का मतलब होता है कि देयर इज़ अ वुमन हु इज सेपरेटेड, डिवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी एक ऐसी औरत जो अपने पति से अलग रहती है, या फिर उसका पति मर गया है, जाए उसी को तो विडो बोलते हैं। तो विडो, अब यहाँ पर ग्रास का मतलब क्या हुआ सर, कि ग्रास विडो एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया हो, उसको बोलते हैं विडो।
लेकिन ग्रास विडो का मतलब भी ऐसे ही समझो, वही विडो है। यानी कि ऐसे समझिएगा कि एक औरत है और उसका पति मर गया है। अब जायज़ है वो कहीं ना कहीं तो बैठेगी, अब बैठेगी तो जायज़ है वो कहाँ पर बैठ जाती है, वो घास पर बैठ जाती है और घास पर बैठ करके अपने पति का इंतज़ार करती है, इमेजिनेशन टाइप। तो उसे बोलते हैं ग्रास विडो। तो ऐसी पत्नी जो अपने पति से डिवोर्स के माध्यम से या किसी भी तरीके से अलग हो गई, मतलब उस जायज़ है उसका पति मर गया है तभी वो इस तरह से अलग हो गई है, तो उसे बोलते हैं ग्रास विडो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या है। आगे देखो फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है फेयर एंड स्क्वायर मतलब इन एन ऑनेस्ट वे, एक ईमानदारी वाली बात यहाँ पर नज़र आ रही है। इसका मतलब निष्पक्ष, फेयर एंड स्क्वायर मतलब देयर इज़ अ फेयर एंड स्क्वायर वे इन एन ऑनेस्ट वे, एकदम निष्पक्ष है, किसी का भी पक्ष नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, निष्पक्ष यहाँ पर जो है प्रोडिक्शन किया जा रहा है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इन एन ऑनेस्ट वे। फेयर, अब देखो फेयर से ही मतलब समझ में आ रहा होगा, एकदम साफ सुथरा। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब साफ सुथरा, तो इसका जो भी मीनिंग रहा होगा या फिर रहेगा वो भी साफ सुथरा ही रहेगा। तो मतलब मैं उसे बोल सकता हूँ इन एन ऑनेस्ट वे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड का मतलब होता है कि दिल तो है लेकिन वो कैसा है बताओ, वो आधा है, आधा दिल है। आधा दिल का मतलब होता है अनइंथुजियाटिक, मतलब आधे अधूरे मन से, समझ में आ गया ना। जोश तो है, इंथुजियाज्म तो है, लेकिन अनइंथुजियाटिक है, मतलब आधा अधूरा जोश है। आप मैदान में और कुश्ती करने के लिए तैयार हो चुके हैं, अब यह सामने वाले को देख करके पहले से ही आप हाफ हार्टेड हो गए, आधा दिल हो गया आपका, पता नहीं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, ये तो मुझे एकदम मारेगा यार। तो उसे बोलते हैं हाफ हार्टेड का मतलब होता है आधे अधूरे मन से, मतलब अनइंथुजियाटिक, ठीक है। तो इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, जोशीलापन, तो लेकिन अब आधा हो गया तो अनइंथुजियाटिक हो गया। आगे देखो 11वां, और यह है ऐड फ्यूल टू द फ्लेम। सपोज करो कहीं पर आग जल रही है, और आग जल रही है तो आपने क्या कर दिया, इसमें और तेल डाल दिया। जब आप इसमें और तेल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा, ये और ज़्यादा उग्र हो जाएगी, और ज़्यादा उग्र हो जाएगी, उसे बोलते हैं ऐड फ्यूल टू द फ्लेम। अब ये तो स्वाभाविक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा, कहीं आग जल रही है वहाँ पर आप उसमें तेल डाल रहे हो, तो इसमें मतलब क्या हो जाएगा कि वो इंसाइट हो जाएगा और ज़्यादा वो भड़क जाएगी, उकसाना, उसे बोलते हैं इंसाइट। तो ये 11 की 11 आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे। अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं अच्छे से फिर और भी 11 से कम आपके 21 वर्ड याद करवाऊँगा आपको। मैं अभी उनको नोट कर लेता हूँ, अभी उनकी ट्रिक बनाऊँगा और आपके लिए शाम तक या फिर कल तक इसका वीडियो आ जाएगा। अब टेस्ट है आपका, अब ये आप बताइएगा। अब देखिएगा ये आपके सामने है सवाल, और इस सवाल को देख कर के आपके मन में क्या आ रहा है, सबसे पहले टू फ्यूल टू द फ्लेम। अब ये समझिए, तो ऐड फ्यूल टू द फ्लेम यानी कि कहीं पर आग जल रही है और उसमें आप क्या कर रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं चारों तरफ से। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसे इंसाइट कर रहे हैं, आप इसे और उकसा रहे हैं। जाहिर है ना, एक तो आग तो जल ही रही है, उसमें तेल और डाल दिया, मतलब उकसाना हो गया। तो आप जान सकते हैं कि पहले का राइट आंसर हो जाएगा इनसाइट, याद हो जाएगा। एक है हाफ हार्टेड, आधे दिल से किया हुआ कार्य कभी पूर्ण जो है रिजल्ट नहीं देता। तो हाफ हार्टेड का मतलब क्या हो गया, इंथुजियाज्म है लेकिन आधा है, अनइंथुजियाटिक। तो ये मैंने अभी अभी बताया था आपको कि हाफ हार्टेड का मतलब क्या होता है बताओ, इंथुजियाटिक होता है, ठीक है। आगे देखो फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एकदम साफ सुथरा। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एकदम ईमानदारी से संबंधित है, ये तो सबको पता होगा। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, निष्पक्ष, ठीक है। तो ये ऑनेस्ट वाला कहाँ है, ऑनेस्ट वाला ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा इन एन ऑनेस्ट वे। आगे देखो ब्रिंग होम, यदि आप किसी को घर लाओगे तो जायज़ है उसे आपको समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि बेटा कोई बात नहीं, मार खा ली तो कोई बात नहीं, चल घर, तो उसे बोलते हैं कन्विंस करना, मतलब ब्रिंग होम। तो ब्रिंग होम का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, कन्विंस करना। एग ऑन, एग ऑन का मतलब इंस्टिगेट करेंगे आप उसे, क्या करेंगे, इंस्टिगेट, एग ऑन, उकसाना किसी को, क्या करना, इंस्टिगेट करना, क्या करना, एक दूसरे को इंस्टिगेट करना।
तो एगॉन मतलब उकसाना, टू इंस्टिगेट और प्रोसीड फर्दर, तो ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। देखिएगा, आफ्टर सेवरल डेज टूर वी बिकम कन्विंस्ड दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वॉज लाइक श्रीनगर इन विंटर। इस वाले सेंटेंस में आप ये देखिए कि यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो एक स्थान के जो एटमॉस्फेयर है उससे दूसरे स्थान के एटमॉस्फेयर से कंपैरिजन किया जा रहा है, ना कि किसी जगह से। देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है कि द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, इस प्लेस का जो क्लाइमेट है वॉज लाइक श्रीनगर, वो श्रीनगर जैसा है। तो ये बताओ क्लाइमेट श्रीनगर जैसा थोड़ी होगा भाई, श्रीनगर का जो क्लाइमेट है उसी तरह का तो दूसरे स्थान का कोई क्लाइमेट होगा। तो क्लाइमेट की कंपैरिजन हो रहा है, ना कि प्लेस का। अगर यहाँ प्लेस का होता, जैसे सपोज करो आगरा श्रीनगर, ये कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन अगर वेदर होता तो वहां पर हमेशा याद रखो, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि किसी भी क्षेत्र विशेष स्थान के क्लाइमेट से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपको कंपैरिजन में देखने को मिलता है तो वहां पर दैट ऑफ लगाया जाता है। तो याद रखना, ऐसे में आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वॉज लाइक दैट ऑफ श्रीनगर, मतलब श्रीनगर के क्लाइमेट की बात की जा रही है। दैट ऑफ का मतलब वहां क्लाइमेट से संबंधित है, राइट। अगर यहां पर आप दैट ऑफ नहीं लगाएंगे तो सीधे सीधे क्लाइमेट का कंपैरिजन श्रीनगर से हो जाएगा, मतलब एक मौसम का एक स्थान से, जो गलत है। स्थान का स्थान से होता है, मौसम का मौसम से, और पर्सन का पर्सन से कंपैरिजन होता है, राइट। देखिए, नो सूनर हैड आई एंटर्ड द हाउस व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी कभी नो सूनर आ जाए तो दो तीन रूल आपके दिमाग में आना चाहिए। एक तो ये कि हेड और थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नो सूनर के बाद आना चाहिए, मतलब नो सूनर हेड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म। एक तो सीक्वेंस ऐसा बनना चाहिए, या फिर यहां पर हेड भी नहीं है तो ये डिड दे रखा होगा और यहां पर फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी। तो या तो डिड फर्स्ट फॉर्म हो सकता है नो सूनर के बाद, या हेड थर्ड फॉर्म हो सकता है। और एक तो रूल यहीं पर दो एरर बन जाती हैं, और एक सबसे ज्यादा जो एरर बनती है कि नो सूनर में जो कंजंक्शन आता है वो हमेशा देन आता है। और देन कौन सा? एन वाला। ये मैंने कई बार रिपीट किया है। अगर आपका ग्रामर अच्छा होगा तो आपने इसे बहुत जल्दी पकड़ लिया होगा। आगे देखिए, द अपोजिशन इज वेरी वीक टू पोज एनी सीरियस चैलेंजेस इन उत्तर प्रदेश। अब यहां पर ये मैंने रूल मुझे अभी याद है, मैंने जो आपको 11 स्पेशल वीडियोस दिए हैं पूरे अंग्रेजी ग्रामर में, जो बेस्ट रूल है वो देखा है तो समझ में आया होगा। मैंने वहां पर आपको वेरी और टू का यूज बताया था। तो वहां पर ये बताया था जब नेगेटिव कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे वीक है, कमजोर है, तो ये एक नेगेटिव शो करता है। हैप्पी एक पॉजिटिव है। तो ऐसे में क्या आता है कि जब भी कभी नेगेटिव कोई एडजेक्टिव आ जाए जिसका मतलब नकारात्मक को दर्शाता है, तो वहां पर आप वेरी नहीं, वहां पर आप टू लगाइए, क्योंकि टू जो होता है वो उस नकारात्मक के साथ इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा, अति के संदर्भ में। तो यहां पर देखिए, वेरी वीक कमजोर की बात की जा रही है, मतलब वेरी नहीं, यहां पर टू आना चाहिए। और ये रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। फ्यूचर नहीं आता। दूसरी, इफ के साथ अगर हेड थर्ड फॉर्म लगी है तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो वुड हैव थर्ड फॉर्म में होगा। तीसरा रूल, इफ के साथ यदि कभी भी देवर भाभी वाला रूल मैंने आपको बताया था कि अगर वर आ जाए तो वुड के साथ इसे जोड़ा जाता है, तो वैसे ही आपको ये रूल याद रखना है। एक और चीज, यदि इफ के साथ कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो आगे वाला सेंटेंस जो होता है वो फ्यूचर में बनता है। लेकिन यहां पर हेड थर्ड फॉर्म दे रखा है तो इसका मतलब आगे वाला सेंटेंस वुड हैव थर्ड फॉर्म में बनेगा। तो मतलब आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक कोरिलेट करना पड़ेगा। आगे देखो, इफ ही डज नॉट सक्सीड दिस ईयर। एक चीज मैं बता देता हूं, डज नॉट डू नॉट के बाद बताओ क्या आती है? वर्ब आती है। तो सक्सीड एक वर्ब होती है, राइट। तो यहां पर याद रखें, इफ के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। तो मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट ना ही ये आ सकता, ना ही ये, मतलब ये वाला जो अभी अभी मैंने इसमें रिवीजन करवाया था वही वाला है। एक और चीज आप देख सकते हैं, मतलब ये प्रेजेंट में बात कही जा रही है तो आगे ऐसा तो नहीं है कि एक प्रेजेंट एक पास्ट में हो, ऐसा नहीं है, राइट। तो ऐसे में ये फ्यूचर में आता है। आगे बढ़ जाइएगा। आगे मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं कर रहे होंगे। अनलेस द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डज नॉट डेमोलिश। हाँ, एक और रूल चलता है कंडीशनल में, आप या तो इफ प्लस नॉट का इस्तेमाल करिएगा सेंटेंस में कंडीशनल में। अगर आप इफ नॉट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अगर आपने स्टार्टिंग में अनलेस लगा दिया, मतलब ये समझो लास्ट वाला जो नॉट है और इफ है, इन दोनों की जगह पर अनलेस आ जाता है। मतलब नहीं तो नॉट आएगा सेंटेंस में, अगर अनलेस आ रहा है तो नहीं इफ आएगा।
तो अनलेस यदि आ गया मतलब इसके साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है पूरा, राइट, यहां तक इसमें नॉट नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है कि आपको ये नॉट हटा देना है। जब ये नॉट हट जाएगा तो डज अपने आप हट जाएगा। अब एक और चीज देखिएगा, अनलेस द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ये सिंगुलर है, मतलब इसके बाद जो ये वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो डेमोलिश की जगह डेमोलिसिस आ जाएगा, मतलब ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ये ज्यादातर एरर में आता है। तो एरर कैसे भी पूछी जाए आप गलत मत करिएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो गलत नहीं हो सकता। अब ये देखो कुछ मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सभी एकदम सही जाएंगे, आप खुद ट्राई करिएगा। अब आप इस सेंटेंस को आप देख लिया होगा और आपने ऑप्शन को भी देख लिया होगा, आराम से इसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि ये पेपर में एक आता है यार गलत हो गया मतलब आपका जो पढ़ रहे हैं आप वो मतलब कमजोर है कहीं ना कहीं। देखिएगा, द स्वामी सेड टू विलेजर प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत में प्लीज आ रहा है, तो कभी भी अगर प्लीज आ जाता है तो आप सबको पता होगा कि जो सेड टू है वो रिक्वेस्टेड में चेंज होता है। एग्जैक्ट राइट है ना? जब रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा मतलब आपको ये चेक करना है कि ये सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड आना चाहिए। तो देखो ये ऑर्डर्ड में चेंज किया है, ये गलत हो जाएगा। ये टोल्ड में ये बदला, ये टोल्ड में बदला, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब आपका बी और डी वाले में से सही हो सकता है। तो अब आप बी और डी को देख लीजिएगा, द स्वामी रिक्वेस्टेड टू द ब्लेजर टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। आगे एक और चेक करिएगा कि द स्वामी रिक्वेस्टेड द ब्लेजर टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इन दोनों में जो सही होगा वो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सेड टू होता है वो रिक्वेस्टेड में चेंज होता है, इसीलिए आपको इस तरह के सेंटेंस को देखना होगा। तो सेड टू पूरा रिक्वेस्टेड में चेंज होता है, ना कि रिक्वेस्टेड टू में चेंज होगा, राइट। तो ये याद रखना, रिक्वेस्टेड आता है उस जगह पर। और होता ही है कि इसको हटा देते हैं, तो जब आप इसे जोड़ेंगे इस वाले सेंटेंस से तो आपको बीच में टू लगा देना है। क्यों? क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव से जो है इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ा जाता है। आगे देखिए, ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन। ये देखिएगा इसमें इंटेरोगेटिव दे रखा है, मतलब जो आपका इनडायरेक्ट बनेगा वो भी क्वेश्चन मार्क में ही जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ये भी एक सच्चाई है। ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन। अब देखो कभी भी अगर इंटेरोगेटिव होता है तो सैड जो होता है वो आस्क्ड में बदल जाता है। किसमें? आस्क्ड में बदल जाता है। तो एक और चीज, यानी कि अगर यहां पर यू आ रहा है, अब यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यू को छोड़ करके फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई भी इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसने क्या किया है कि इसने देम को ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप ऐसे सोचो कि यहां पर लिखा ही सेड टू देम, ऐसे लिखा हुआ है, तो उसने क्या कर दिया कि ही सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया और देम का देम उतार दिया। इस तरीके से इसने किया हुआ है। तो देखिए अब इसका आप खुद सोचिए क्या हो सकता है। तो ही सेड का हो जाएगा ही आस्क्ड देम। अब अगर इंटेरोगेटिव है तो आप इफ या वेदर लगा दीजिए, तो इसने वेदर लगाया है, ओके। तो जो भी कंजंक्शन होता है इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट दे रखा है, तो जो बिल है वो वुड में जाएगा, सेल है वो शुड में जाएगा। तो इस सब्जेक्ट के बाद उसकी मॉडल वर्ब आएगा, और वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू सच अ मैन ये चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि नाउन है। प्रोनाउन चेंज होता है, नाउन चेंज नहीं होता। तो इस तरह से आपका बी वाला राइट है। अगर आपने औरों को भी बनाया है, आप पहले तो ट्राई करिएगा, आप खुद पढ़िएगा किताबों से, राइट। आप जब तक आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें आप। आगे देखो, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये बी क्वाइट मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, चुपचाप रहो। तो इसका मतलब है कि आपसे कुछ न कुछ वो क्या कर रहा है, जल्दी सोचो। सैड को आप किस में बदल सकते हैं? सैड को आप अर्ज में बदल सकते हैं। उसने अर्ज किया है बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, तो ऐसे में अर्ज यानी ही अर्ज देम टू बी क्वाइट, राइट। क्या हो जाएगा? टू बी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये जो बी है उससे पहले टू लगाया, क्योंकि इसे जोड़ दिया वर्ब से, तो टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड, मतलब ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, डू यू नो द वे होम आस्क्ड आई। याद रखना कि ये जो आई आस्क्ड है आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, तो आप घबराना मत कि मतलब ये क्या हो गया, ये पीछे चला गया, कोई बात नहीं है, बनेगा वैसे ही। तो देखो ये आई आस्क्ड है, मतलब ये आई आस्क्ड सबसे पहले आ जाएगा। इंटेरोगेटिव इसलिए वेदर या इफ वाला आपको एक बार चेक कर लेना है। अब चेक कर लीजिएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, यानी कि ये वाला फिट बैठेगा। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू द वे होम। इसका मतलब है जब भी कभी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है।
अब आप ये खुद देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर सी वाला राइट आंसर बोला, अब मैंने डी वाला क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखो इसने टेंस को बदला नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, तो देखो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड ना। और जब इंटेरोगेटिव होता है तो कोई ना कोई कंजंक्शन लगाया जाता है बीच में, जो कि इसमें नहीं लगा रखा है। एक और चीज देखिएगा, आस्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता, तो यहाँ पर टू दे रखा है। तो अगर आप एरर आपकी अच्छी है तो मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे देखिए, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जब भी कभी यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका टेंस नहीं बदलता कभी भी, ये चीज आप याद रखें। तो सीधे उसे सिर्फ कंजंक्शन से जोड़ दो। द टीचर सेड दैट द अर्थ, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, चेंज कर दिया। द टीचर्स, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ, नो ये भी गलत, उसने टेंस को बदल दिया। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब डी वाला सही है। कुछ भी नहीं करना, द टीचर का द टीचर, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपने दैट लगा दिया और ये पूरा उतार दो, इसमें कुछ भी चेंज मत करो, क्योंकि जो चीज यूनिवर्सल होती है उसे चेंज नहीं करते। आगे, द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। कभी भी जब प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो देखो इसमें इसका पास्ट परफेक्ट होता है, हेड थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो देखो भाई इस वाले में हेड थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, राइट। और अब आप जो बाकी ए सी और डी बचे हैं इनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखो मैं सी वाले को चेक करता हूं, द टीचर का द टीचर, सेट टू का हो जाएगा टोल्ड। जब ये सिंपल होता है, मतलब सिंपल या नेगेटिव हो तो सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं, अगर इंटेरोगेटिव हो तो आप इसे आस्क्ड में बदल दीजिएगा। तो सेट टू का द टीचर टोल्ड मी, इस दोनों को जोड़ने के लिए सिंपल है इसलिए दैट आ गया। इंटेरोगेटिव होता तो आप इसे वेदर या इफ लगाते, अगर बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता तो आप इसे टू लगा देते। तो यहाँ पर दैट और यू जाएगा मी के पास, ये सब्जेक्ट है मतलब मी का सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, मी का सब्जेक्ट आई, तो आई हैड नॉट डन माई होमवर्क वेल, मतलब सी वाला राइट। आगे देखिए, आगे देखिएगा, ही सेड टू हिज बिलव्ड वी विल नेवर डिजर्ट ईच अदर। एक चीज आप बताइए मुझे, बिल है, इसका मतलब ये बिल जो है बुड में जाएगा, ये तो आपको आता ही होगा। तो देखो बिल का पास्ट होता है बुड, इसमें कोई बुड नहीं दे रखा, ना ही इसमें दे रखा और आपके ना ही इसमें दे रखा, मतलब आपका सी वाला एकदम सही है। तो आपको अगर टेंस आते हैं तो मतलब आप बहुत कम टाइम के अंदर आप सही आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। आगे देखो, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर्स सेड वी हैव डिसाइडेड नॉट टू रिज्यूम वर्क टिल आवर सैलरीज आर इंक्रीज्ड। एक बात बताओ, अगर यहाँ पर हैज हैव थर्ड फॉर्म आता है तो वो किस में जाता है, हेड थर्ड फॉर्म में। तो आप इन चारों को पढ़िएगा। तो देखो पहले वाले में हेड थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा, मतलब पहले वाला गलत है। दूसरे वाले में हेड थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा, मतलब दूसरे वाला गलत है। अब आप सी और डी देखिएगा, सी और डी देखिएगा, इन दोनों को आप देखिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर्स टोल्ड टोल्ड दैट, इसका मतलब है देखो जब एक चीज आप ये देखिए, आप एक चीज देखिएगा, सेड है ना, सेड के बाद जब टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है तभी आप उसे टोल्ड में बदल सकते हैं। जब सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो सेड का सेड ही रहता है, राइट, सिंपल सेंटेंस में। तो देखो सेड का सेड ही रहेगा, मतलब यहां पर सेड का सेड रहेगा, टोल्ड नहीं होगा, इसीलिए सी गलत, मतलब डी वाला आपका एकदम सही है। तो आप अप्रोच लगाइएगा, लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे देखो, शी सेड सेल आई हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। अब एक चीज बताओ, सेल प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मतलब सेल का क्या हो जाएगा, शुड। तो पहले आप शुड वाला ऑप्शन चेक करो, देखो इसमें कोई शुड नहीं दे रखा। अच्छा रुक जाओ, एक चीज याद रखना, कभी भी जब सेल या बिल का कभी भी डायरेक्ट आ जाए और उसका अगर आपको इनडायरेक्ट बनाना हो तो ज्यादातर हम लोग अप्रोच क्या लगाते हैं कि भाई सेल का शुड होगा। ऐसा नहीं है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुड का वुड भी हो जाता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे आई के अकॉर्डिंग सेल आया, अब आप आई को चेंज करेंगे सब सी के अकॉर्डिंग, तो शी के साथ कभी सेल थोड़ी होता है भाई, आई और वी के साथ सेल आता है, मतलब आई और वी के साथ ही शुड आएगा। अगर आप आई और वी नहीं है, कुछ और आपने चेंज कर दिया और डायरेक्ट में सेल बिल कुछ भी दे रखा है, तो आपको आई और वी को छोड़ करके मतलब आपको बोर्ड लगा देना है। तो ये भी चीज थोड़ा सा मैटर करता है, मतलब इसमें बोर्ड आएगा, तो इसमें चेंज ही नहीं किया ये गलत हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं किया मतलब ये गलत हो जाएगा, और इसमें चेंज नहीं किया ये गलत हो जाएगा, मतलब ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, शी वुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। आगे देखिए, सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू डियर। एक चीज आप मुझे बताइए, कैन का कोड होगा ना, ये तो क्लियर है। अब एक चीज आप मुझे बताओ, थोड़ा सा सेंटेंस को आप एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा।
देखो जब भी कभी WH टाइप इंटेरोगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि जो आप कंजंक्शन लगाएंगे बीच में वो भी WH ही होगा, मतलब उस कंजंक्शन के बाद आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। तो देखो इसके बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है क्या, नहीं, मतलब गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, और आगे इन सबके बाद सब्जेक्ट है, मतलब आपको एक एक को चेक करना पड़ेगा। मैं लास्ट वाले को देखता हूं। सी सेड टू मी इंटेरोगेटिव मतलब आस्ड आ जाएगा, तो सी आस्ड मी अफेक्शनेटली, क्योंकि इसमें डियर आ रहा है। ओके, व्हाट WH है तो वो WH का WH आ जाएगा, और आई का हो जाएगा शी, मतलब शी, एंड कुड डू फॉर मी। ऐसा क्यों, मी क्यों आया, मी इसलिए आ गया क्योंकि यू जो होता है वो इसमें ऑब्जेक्ट में जाता है, तो ऑब्जेक्ट है इसलिए मी का मी आ जाएगा, मी का मी, मतलब आपका डी वाला राइट है। आगे देखिए, आगे देखिएगा, ही सेड टू द लेडी वेयर आर यू बीपिंग सो बिटरली। अब एक चीज देखिएगा, सेड टू, और एक चीज तो क्लियर है भाई, इंटेरोगेटिव है मतलब WH दे रखा है तो कंजंक्शन भी आपका WH आएगा। एक और चीज देखिए, अगर कभी इजारेम ING आ जाए तो आपको ये चेंज कब करना है, पास्ट में, मतलब वॉज वर ING में। तो जब आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मतलब वॉज वर ING आएगा। इसमें देखो वॉज वर ING नहीं है, और ये अब आप इनको देखिएगा, मैंने क्या बोला, जो WH जो बीच में कंजंक्शन बनता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन ये तो वर्ब है, मतलब आपका सी वाला गलत हो जाएगा। अब आप इन दोनों को देखिएगा, मैंने हमेशा आपको बोला था कि सेड टू जो होता है वो आस्ड में बदलता है, ना कि आस्ड टू में बदलता है, राइट, अंडरस्टैंड है ना। तो आस्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ना कि टू, सही है ना, ना कि टू। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब आपका कौन सा था, मैं एक बार भूल गया, ये देखो, चलो दोबारा देखते हैं। ही सेड टू द लेडी, मतलब क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड द लेडी वाई एंड शी वाज, ये हो जाएगा बी वाला। 145 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। अच्छा, डी क्यों गलत हो जाएगा बताता हूं मैं आपको। अच्छा, इसको बताता हूं, वो तो गलत है ना, सेड टू आ गया। आगे देखो, ये इसलिए गलत हो गया कि ही आस्क्ड द लेडी वाई, ये इसलिए गलत था कि वो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। दोस्तों, मुझसे जितना पॉसिबल हो सका उतना मैंने इस सारे सेंटेंस को एक्सप्लोर करके आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया।